जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी, विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां। राइट, हालांकि इस वाले टॉपिक से यूपीपीसीएस में प्रश्न बहुत ही कम आए हैं, एक दो प्रश्न, दो तीन प्रश्न आए हैं अब तक। लेकिन फिर भी हम लोग इस पार्ट को देखेंगे क्योंकि अब ज्योग्राफी में नए पार्ट्स को टच करना शुरू कर दिया है आयोग ने। ठीक, तो आज जो है थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा। कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें पूरा एकदम दिमाग से निकल जाएंगी। ये चैप्टर थोड़ा सा जो है क्या है, बाकी चैप्टर्स की अपेक्षा थोड़ा सा बोरिंग भी है और कठिन भी है, पर यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद भी है, इसलिए इसको पढ़ना तो है ही। ठीक, तो आज थोड़ा सा एकाग्र करके मन पढ़ेंगे। राइट, देखिए पहला क्या कह रहा है, ब्लॉक माउंटेन। अब समझिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग, जैसे ये चट्टान है तो भ्रंश के कारण जो है यहाँ का मध्य भाग जो है वो क्या करे, यहाँ का धंस जाए। यहाँ का मध्य भाग क्या करे, यहाँ पे धंस जाए, तो उसको क्या कहते हैं, और कुछ ऐसा दिखने लगे तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रंश, भ्रंश सॉरी, ऐसे दिखने लगे तो उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंट। क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक माउंटेन के। ठीक, तो अगल बगल के भाग जो है वो अपने आप ऊंचे उठे दिखेंगे। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लॉक माउंटेन। ठीक, और ये जो बीच का धंसा हुआ भाग है, जो बीच का धंसा हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक, इन तरह के पर्वत जो है वो, यहाँ से प्रश्न जहाँ से बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जैसे वॉस्जिस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज, ये नहीं पूछता है जल्दी कि ये किस प्रकार की घाटी है, ये कम पूछता है। लेकिन ये पूछता है कि जो वॉस्जिस पर्वत है वो कहाँ पे है। ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा, ये जो वॉस्जिस पर्वत है वो कहाँ पर है, वो है फ्रांस में। राइट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। इससे मैं बता दूंगा आप लोगों से कि किससे प्रश्न पूछा हुआ है किससे नहीं, ये आप लोग जरूर याद रखिए। वॉस्जिस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, इससे पूछा हुआ प्रश्न। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। ठीक, नेक्स्ट, ये कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमको पढ़ना है। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भूसन्नति कोबर, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज, और महाद्वीपीय फिसलन डेली ने बताया। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो इसको बस एक बार देख लीजिए, लेकिन ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर साहब ने दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर साहब ने दिया है। ठीक, ये जो ऐसे पूरा करके अर्थ है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ऐसे था ना, बाद में बटा करके। ठीक, पहले ये एक ही था, इसको पैंजिया कहते थे और पूरे जल को पैंथालसा कहते थे। तो जो पैंजिया है वो दो भागों में विभाजित हुआ, ये उत्तर की ओर और ये वहीं पर। ठीक, तो पैंजिया और पैंथालासा में, और इस उसके बाद इसमें से 7 कॉन्टिनेंट्स में ये क्या हुआ, 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गया कुल। इसी को मिला के महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ अपनी जगह से, उसे वो क्या कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। और ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो किन्होंने दिया था, वेगनर साहब ने दिया था। वेगनर साहब ने दिया था। नेक्स्ट है संवहन तरंग। ये तरंगे जो महाद्वीपीय विस्थापन हेतु जिम्मेदार हैं, वो संवहन तरंगे उनमें से एक हैं। वो किसने दिया, होम्स ने। संवहन तरंगों का सिद्धांत होम्स ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया, जोली ने दिया। और प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हेस ने दिया। चट्टाने किस तरह से आगे पीछे मूव कर रही हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वो किसने दिया, हैरी हेस ने। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी एकाग्रता को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, अगर ये पूछेगा तो हैरी हेस। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली किसने दी, पूछेगा प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली किसने दी, ये टर्म किसने दिया, तो टूजो विल्सन। टूजो विल्सन।
तो अब ऐसे पढ़े, नंबर एक पर इसको पढ़ें, प्लेट विवर्तन की शब्दावली किसने दिया? टूजो विल्सन, नंबर एक। नंबर दो, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया? तो हैरी हेस, नंबर दो। और नंबर तीन, ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की जो है वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की अगर पूछेगा तो WJ मॉर्गन। तो यहाँ पे आपको अतिरिक्त एकाग्रता की जरूरत थी क्योंकि तीनों एक जैसे दिखने वाले फैक्ट्स थे और तीनों को आपको ध्यान रखना है अलग अलग, राइट। चलें आगे। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। ठीक, ये कहां से कहां तक है? लाल सागर के बेसिन से लेकर के जम्बेजी नदी तक है। लाल सागर की बेसिन से लेकर के जम्बेजी नदी तक है। ठीक, नेक्स्ट अगला हम पढ़ें, रेजिडुअल माउंटेन किसको कहते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली बात है, बहुत रटने वाली बात नहीं, कि चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप, चट्टान जो है उनके अपर्दन जो मतलब कभी वायु के माध्यम से, कभी जल के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से उनमें टूट फूट होती है और वो जो चट्टान के धूल कण है वो जाकर के दूसरी जगह जमा होते हैं, इसको क्या कहते हैं? अपर्दन। तो जो चट्टान, जो पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं? रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। ठीक, ऐसे अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है विंध्याचल एवं सतपुड़ा के पर्वत, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के पर्वत। ये पूछता है कि कौन सा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। जैसे निम्न में से, ऐसे पूछे निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत नहीं है? विंध्याचल, राजमहल, पारसनाथ की पहाड़ियां और हिमालय की पहाड़ी। तो हिमालय की पहाड़ी किस तरह की, किस तरह हिमालय का जो पर्वत है वो किस तरह का? वलित पर्वत है। वलित, वलन मतलब होता है ऐसे, वलन मतलब होता है जब वो, देखिए जैसे ऐसे समझिए आप इसको, कि एक कीचड़ में ऐसे दो ईंट रख दीजिए और ईंटों को एकदम अपने ऐसे मतलब खिसकाते लेके चले आइए, तो मिट्टी ऐसे ऐसे थोड़ा दिखेगी ना, जैसे वलन पड़ गया हो उसमें। तो उसी तरह से जब टेथिस सी को ऐसे खिसकाते हुए जब नीचे से ट्रस्ट चला तो उसमें क्या हुआ? वलन पड़ गया और इससे हिमालय की पर्वत का निर्माण हुआ, तो वो वलित पर्वत हो गया। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है और किस प्रकार का है। जैसे नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां सियरा स्पेन में है, गैसा और बूटे अमेरिका में। ये किस तरह की पहाड़ियां हैं? अवशिष्ट पहाड़ियां। दूसरा, संचित पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण संचित पर्वत बनता है और रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से बनता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कौन सी पर्वत जो है वो लहरदार पर्वत है, लहरदार पर्वत है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वलित पर्वत। उत्तर क्या होगा? वलित पर्वत। ठीक, तो हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज ये किस प्रकार की पर्वतें हैं? वलित पर्वत है, ये आप ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट इनको याद कर लिए इतना, तो बाकी आप एलिमिनेट कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि साउथ अमेरिका के किस तट पर है? पश्चिमी तट पर है। किस तट पर है? पश्चिमी तट पर है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये कहां पर है? नेपाल में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। कहां पर है? तंजानिया में। कहां पर है? तंजानिया में। नेक्स्ट, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आधारित है। ये पता चल गया। ठीक, विस्थापन किधर की ओर हुआ था? अभी मैंने दिखाया था ग्राफ में, किधर की ओर? उत्तर की ओर हुआ था, उत्तर की ओर। ठीक, उत्तर की ओर हुआ था। नेक्स्ट, भारत में अरावली पर्वत है, वह एक प्रकार का
वलित पर्वत यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर केसेस में, हालांकि कुछ लोगों ने इसको अवशिष्ट भी माना है, पर इसको फाइनली अवशिष्ट पर्वत ही मानते हैं, अरावली। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू के पास में। सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। ठीक, नेक्स्ट, अंतर पर्वतीय पठार किसको कहते हैं? दो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? दो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। पर्वत पदीय पठार, यानी पर्वत के पद में, पर्वत के पद में, यहाँ पर, यानी जहां पर पर्वत और मैदान मिलते हैं वहां पर जब पठार बनता है तो पर्वत पदीय पठार। ठीक, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर ऊपर आ जाए तो ऐसे पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं, जैसे दक्षिण का पठार, जैसे दक्षिण का पठार। और तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को क्या कहते हैं? तटीय पठार। ठीक, और जब वह गुंबद के शेप में हो, ठीक, जब वह गुंबद के शेप में तो गुंबदाकार पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद क्या है? गुंबदाकार पठार है। ठीक, फिर प्लेन, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। जैसे दो तरह के मैदान है, पहला अपर्दनात्मक और दूसरा निक्षेपात्मक। ठीक, तो कभी पूछ दे कि जो लोएस का मैदान, लोएस का मैदान, ये ध्यान रखें कि कौन सा अपर्दनात्मक मैदान है, तो ये 5 का नाम याद रखें: लोएस, कास्ट, संप्राय, ग्लेशियल और रेगिस्तानी मैदान। ठीक, इसमें से पूछ दे कौन सा अपर्दनात्मक नहीं है, हो सकता है ऐसे पूछ दे। तो लोएस का मैदान अपर्दनात्मक है। जब हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी, बालू एवं कण से निर्मित हो मैदान, जब ऐसे मैदान निर्मित हो तो उसको लोएस का मैदान क्या कहते हैं? लोएस का मैदान। कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों से घुलने से निर्मित मैदान कास्ट मैदान होता है। संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान क्या कहलाता है? संप्राय मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। ग्लेशियल, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहां केवल वन ही वन पाए जाते हैं। ठीक, रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। ठीक, और एक अलग तरह का ये निक्षेपात्मक मैदान है, दूसरे तरह का, जैसे गंगा, सतलज, मिसिसिपी और हुआंगहो के मैदान, जैसे बोले ना गंगा का मैदान, गंगा क्षेत्र का मैदान, सतलज क्षेत्र का मैदान, ये जो मैदान है वो निक्षेपों से बने हुए हैं। ठीक, निक्षेपों से बने हुए हैं नदियों के, इसलिए उनको निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। ठीक, अब भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। ठीक, जैसे देखिए, ये आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको नोट्स बना करके 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा ये। ठीक, आर्टिसंस वेल, गेसर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लैपीज, ये क्या है? भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ऐसी स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण भूमिगत जल के कारण होता है। सर्वाधिक उत्कृष्ट कुआं कहां पर है? आर्टिसन वेल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में इन सब का एक इमेज दिखा दूंगा, कुछ कुछ का जो इमेज अवेलेबल है उनका मैं इमेज आपको दिखा दूंगा। ठीक, अभी आप इसको एक बार देखिए। ठीक, सागरीय जल द्वारा, सागरीय जल, पहला था भूमिगत जल द्वारा, दूसरा है सागरीय जल द्वारा। सर्फ, वेलचली, कंगरिका, पुलिन, हुक, लूप और टोम्बोलो, टोम्बोलो, ये क्या है? सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तीसरी है जो हिमनद द्वारा निर्मित होती है, जो हिमनदों के द्वारा निर्मित होती है।
सर्क, टार्न, अरेट, हॉर्न और नानाकुट, प्योड, ड्रमलिन, केम एस्कर। ठीक, तो नीचे बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिन्हें समुद्र जल भर जाता है, ऐसे गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें क्या कहते हैं? फियोर्ड। क्या कहते हैं? फियोर्ड। सर्क क्या है? गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं, गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार क्या होती है? तीव्र ढाल वाली होती है, तीव्र ढाल वाली होती है और सीधी या अवतल होती है, इसे क्या कहते हैं? सर्क। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। ठीक ना? हिमनद के पिघलने पर अगर जो सर्क होता है वो जल से भर जाता है तो उसको सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। ठीक, उसके बाद जब इसी सर्क पर जब अपर्दन होने लगता है, शीर्ष जो होता है वो अपर्दित हो जाता है, वो यानी हट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। ठीक, जैसे आल्प्स पर्वत की चोटी जो मैटर हॉर्न है वो क्या है? एक तरह का हॉर्न है। तो सबसे पहले क्या बनता है? सर्क बनता है, सर्क से सर्क झील या टॉर्न झील। ठीक, फिर उससे क्या बनता है? हॉर्न बनता है और उसी से क्या होता है? जब वो अपर्दित होते होते एकदम पतली पतली दीवारें दोनों तरफ बच जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अरेत। उसे क्या कहते हैं? अरेत। तो इनका क्रम क्या है? हॉर्न के बाद अरेत। नेक्स्ट है अंडे की टोकरी की स्थलाकृति यानी बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी किसे कहते हैं? ड्रमलिन को, क्योंकि ये समूह में मिलते हैं तो अंडों के बास्केट के जैसे दिखते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। नेक्स्ट है, हमने पढ़ लिया भूमिगत जल द्वारा, नदियों द्वारा। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जैसे ज्यूगेन, यार्डंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडीप्लेन। ये क्या है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट है सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। इसको आप लोग बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें से ऐसे प्रश्न कभी आए नहीं है, लेकिन क्योंकि चैप्टर में है लूसेंट के तो कभी उठा सकता है यहाँ से, इसलिए मैंने एक बार पढ़ा दिया आप लोग को। एक बार बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। ठीक, इनकी जो भुजाएं होती हैं, ठीक, इनकी जो भुजाएं होती हैं वो किस दिशा में होती है? पवन की दिशा में, ऐसे ऐसे। ठीक, यानी पवन इधर की तरफ अगर बह रहा है तो पवन की दिशा में ही क्या होती हैं? इनकी भुजाएं होती। ठीक, नेक्स्ट हमने लोएस देख ही लिया है। नेक्स्ट है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, समुद्री भृग, भुजिया, लैगून झील, रिया तट और स्टैक डोलमेशियन। ये सब क्या है? समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक, तो जो भारत का पश्चिमी तट है वो किस तरह की का तट है? रिया तट। वो किससे बना हुआ? समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति है वो। ठीक, नेक्स्ट है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, महाखड्ड या गॉर्ज, फिर कैनियन, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रिकाएं, जलगर्तिका, विसर्प, नदी वेदिकाएं, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, गोखुर झील, गुम्फित नदी या डेल्टा। यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ठीक, गॉर्ज किसे कहते हैं? गॉर्ज गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड्डे ढाल होते हैं। गहरी घाटी जिसमें क्या होता है? सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं, जिसमें क्या होता है? सीढ़ीनुमा दोनों तरफ से खड़े ढाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गॉर्ज। और जब वही गॉर्ज जो है वो बड़ा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? कैनियन, कैनियन। ठीक, तो जैसे भारत में सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी, ये सब नदियां क्या बनाती हैं? गॉर्ज बनाती हैं। ठीक,
और कोलोराडो कैनियन कहाँ पर है, कहीं पूछे तो यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएसए में। नेक्स्ट, जब नदी तलहटी उबड़ खाबड़ रहती है, जैसे जब नदी की जो तलहटी होती है जिस पर ऊपर पानी बहता है, नीचे जो क्रस्ट होता है हम लोगों का, उसमें क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है। तो पानी कहीं स्लो होता है, कहीं बहुत तेज हो जाता है, कहीं पे स्लो, कहीं पे बहुत तेज हो जाता है। ठीक, तो इनके नाते क्या होता है, तो जल जो है वो बहुत झोंके के साथ आगे बढ़ती है। ठीक, तो इससे जो क्या होता है, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्षिप्रिका। ठीक, और क्षिप्रिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, कैस्केड। क्या बोलते हैं, कैस्केड या सोपानी जलप्रपात। जलप्रपात नहीं, सोपानी जलप्रपात या फिर कैस्केड। ठीक, जैसे अफ्रीका में आसवान और खारतौम के बीच जो नील नदी में कई सारी क्षिप्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, दूसरा है जलोढ़ शंकु। ये बस आप समझ लें जलोढ़ शंकु क्या है, बस यहाँ से ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको आप समझ लें। जब नदी क्या होती है, पर्वतीय प्रदेश से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मतलब पर्वतों से गिरते हुए मैदान में प्रवेश करती है, तो उसकी गति जो है ढाल कम होने के कारण धीमी हो जाती है। जब ढाल कम होगा तो जितना ढाल कम होगा उतना गति जो है वो धीमी होगी। तो इससे क्या होता है कि लाए हुए जो नदभार अपने साथ में जो भी भार लाया होता है, जल अपने साथ में, वो गिरिपद यानी कि जहां पर पर्वत जो है वो लैंड से मिल रहा है करके, वहां पे क्या करता है, ले आके छोड़ देता है, वहां पे क्या करता है, ले आके ड्रॉप कर देता है, यानी निक्षेपित कर देता है। और फिर आगे चल करके यही नदभार जो होता है, यही सारा जो उसका प्रोडक्ट होता है, वो गिरिपद से बाहर निकल करके, गिरिपद मतलब एकदम जहां पर लैंड से मिल रहा होता है, तो उसके आगे जा करके बहता चला जाता है वो पानी के साथ। तो जो इस तरह से मिट्टी ऐसे शंकुनुमा शेप ले लेती है, आगे जाकर के मिट्टी बहते हुए आगे जाकर के शंकुनुमा शेप ले लेती है, तो उसको जलोढ़ शंकु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं। और जब वो थोड़ी सी चिपटी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, जब वो शंकु मतलब यहाँ से अपर्दित होते होते साइड साइड में फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं, राइट। जलोढ़ पंख कहते हैं उसको। ठीक, हिमालय, रॉकीज और इंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण क्या करती हैं, जलोढ़ पंखों का निर्माण करती हैं। विसर्प किसे कहते हैं, नदी जब ऐसे ऐसे बहती जाए तो इसको क्या कहते हैं, विसर्प। ठीक, और जब एकदम से ऐसे ऐसे बहती हुई एकदम गोल इसी में अलग से नदी जैसे अलग से ये शेप अलग बन जाए तो इसको क्या कहते हैं, गोखुर झील। गोखुर झील कहते हैं। ठीक, जैसे तुर्की का मियांडर, अमेरिकी का मिसिसिपी, भारत की गंगा और गंडक तथा इटली की पो नदियां क्या करती हैं, विसर्प अथवा गोखल अपने गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, नेक्स्ट यहां से, ये तो उसी में था। आंध्र प्रदेशों में क्या कह रहे हैं, रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक, यानी जो आंध्र प्रदेशों में यानी आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया से अधिक शक्तिशाली होता है, तो आंध्र प्रदेशों में। ठीक, नेक्स्ट है लटकती घाटियां, यू आकार की घाटी और मोरेन किस क्षेत्र में बनते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। किस क्षेत्र में बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में। ठीक, यू आकार की घाटी के तल कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। किनारे कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। और ढाल कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं। ढाल कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं, राइट। नेक्स्ट, सिंक होल और जो कास्ट मैदान है, सिंक होल और कास्ट मैदान किस क्षेत्रों की विशेषता है, चूना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, चूने क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, थोड़ा
फियर्ड तट किसे कहते हैं? हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल नीचे धंस जाने के कारण फियर्ड तट का निर्माण होता है। ठीक, जैसे उदाहरण नॉर्वे का तट। इसको बहुत ज्यादा ध्यान मतलब बस एक बार ध्यान से पढ़ लिए, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। रिया तट नदी द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के, जैसे नदी द्वारा जो होती है उच्च भूमि का अपर्दन होता है और नीचे धंस जाने से जिस तट का निर्माण होता है वो अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। और रिया तट का उदाहरण क्या है? भारत का पश्चिमी तट। तो ऐसे पूछ सकता है भारत का जो पश्चिमी तट है वो किस तट का उदाहरण है? रिया तट। ठीक, नेक्स्ट है सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से किस तट का निर्माण होता है? हैफा तट का। किस तट का निर्माण होता है? हैफा तट का। और इसके बाद है आपका डोमलेशियन तट। डोमलेशियन तट समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डोमलेशियन तट का निर्माण होता है। ये बस यहाँ पर इतना ध्यान देने योग्य बात थी आपके। ठीक, और एक और है जो पांचवा प्रकार है इसका, जो इसका क्या है? पांचवा प्रकार है निर्गत समुद्र तट। निर्गत यहां पर नहीं दिया हुआ है, निर्गत। निर्गत समुद्र तट ये क्या है? स्थलखंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने, या फिर समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से जिस प्रकार के तट का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? निर्गत समुद्र तट। यहां से प्रश्न नहीं आता है, बस आप ऐसे ही ध्यान पढ़ ली, इसीलिए मैंने इसको जल्दी से निपटा दिया। ठीक, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, बस इसे आप ये ध्यान रखें। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का मैदान किस तट का उदाहरण है? रिया तट का, जो कि नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से। ये वाला आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक, तो ये बड़ा उलझुल चैप्टर था एकदम से। जब मैं पहली बार इसको पढ़ा था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था, सही बताऊं तो। जब मैं इस चैप्टर को पहली बार पढ़ा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था एकदम से। अब आसान है कि कठिन है ये मुझे नहीं पता, पर नहीं समझ में आया था इसको। काफ़ी मैंने इसमें मेहनत किया तब जाके मुझे ये समझ में आया। पता नहीं जो भी है इस चैप्टर में, मुझे बोरिंग भी लगा था बहुत ज़्यादा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक।